हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज के एमसीक्यूज़ नहीं, आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ नहीं है। थोड़ा सा बोरियत हो जाता है, इसलिए थोड़ा चेंज भी लाना चाहिए। तो आज का पिटारा शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2020 वो प्रिपेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी है, महाराष्ट्र जो है उसका टॉप मोस्ट रैंक आया था, मतलब फर्स्ट रैंक आया था अमंग 18 स्टेट। ठीक है जी। तीसरी स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश ने लीड करा है 25 स्टेट्स में, इम्प्लाइंग मोस्ट विमेन इन पुलिस फोर्सेस। ठीक है जी, कि सबसे ज़्यादा जो विमेन हैं वो कौन सी स्टेट से हैं पुलिस फोर्सेस में? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली 2। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है, ठीक है जी, वो टाटा ट्रस्ट बनाता है। टाटा ट्रस्ट बनाता है पहली चीज़। और इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है काफ़ी एनजीओज़ के साथ। ही जो नाम दिख रहे हैं आपको, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हो गया, कॉमन कॉज हो गया, दक्ष इंडिया हो गया, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। ठीक है जी। तो ये आपके एनजीओज़ हैं, टाटा ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ठीक है जी। जस्टिस डिलीवरी के पैमाने हैं, वेरियस स्टेट पे इसका किया गया था एनालिसिस। और जो एस्पेक्ट्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स थे? एक्सपेंडिचर, मतलब कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं जस्टिस डिलीवरी में। उसमें पुलिसिंग भी आती है, जजेस आते हैं, हाई कोर्ट्स आते हैं, कितने जजेस आपने एलोकेट किए हुए हैं। ठीक है जी। फ्री लीगल एड मिल रही है कि नहीं, वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं आप, पुलिस की हो गई या जजेस की हो गई। ठीक है जी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन कितनी है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो गया, चाहे वो पुलिस में हो गया, या काफ़ी जितनी भी आपकी जस्टिस डिलीवरी में जो भी पैमाने हैं उस पर। और वर्कलोड जो है वो कितना है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जज के अगेंस्ट आपने 500 केसेस कर दिए हुए हैं। अगर एक जज के अगेंस्ट 500 केसेस एक महीने के आ जाएंगे तो आप देख लीजिए कि उस पर कितना ज़्यादा वर्कलोड बनता है। या फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है, पुलिस इंस्पेक्टर सपोज़ अगर वो वुमेन है और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर उसके 700 केसेस बनते हैं तो वर्कलोड बहुत ऊपर आ जाएगा। तो टाटा ट्रस्ट ने विद कोलैबोरेशन विद दीज एनजीओज इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी। तो बिहार जो है, बिहार लीडिंग स्टेट है जिसमें 25.3, बिहार में 25.3 जो वुमेन है वो पुलिस में कार्यरत हैं, मतलब कि वो काम करती हैं। ठीक है जी। और 29% जो जजेस हैं हाई कोर्ट में वो वुमेन हैं, एक्सेप्ट सिक्किम, मतलब सिक्किम में 20% है। और 29 बाकी हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें 29% जजेस हैं और सिक्किम में 20%। ठीक है जी। और 2/3 जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल है, मतलब कि इनका अभी केस की सुनवाई चल रही है और वो अपनी कन्विक्शन की वेटिंग कर रहे हैं। तो देखिए जी, जस्टिस डिलीवरी में क्या होता है कि आपकी पुलिसिंग बेटर होती है और फिर आपकी जुडिशरी आती है। ठीक है जी। जुडिशरी आती है और उसके बाद कन्विक्शन आता है और फिर उसके बाद आपके इस सब से कितना सुधार आ रहा है, उसी से आप जस्टिस को देख सकते हैं कि किस कंट्री का जस्टिस ठीक चल रहा है। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट टिफैक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर डैश मिनिस्ट्री। तो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट, इसका थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस में लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। थोड़ा सा टिफैक के बारे में जानते कि होता क्या है वो। टिफैक क्या है बेसिकली? टिफैक के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। और ये 1988 में बनी थी, काफ़ी पुरानी है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है जी। तो इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये नई टेक्नोलॉजी और सपोर्ट इनोवेशन के बारे में देखना होता है
कि कंट्री में ऐसी कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है और उसके बारे में इसको रिसर्च करना होता है। ठीक है जी, ये इसका काम ही यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन किस तरीके से किया जाए, और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि सर ईपीएफओ में तो ज्योग्राफी सेक्शन है नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं और कुछ चीज़ें, कुछ सेंचुरीज़ हो गई या कोई ऐसी प्लेसेस हो गई जो कि न्यूज़ में रहती, तो उसको हम ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं बल्कि करंट अफेयर का हिस्सा मानते हैं। ठीक है जी, और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है केरला में। ठीक है जी, चलो इसके बारे में जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। ठीक है जी, तो ये न्यूज़ में इसलिए थी कि इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया था। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है जी, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन ऐसा जोन है जहाँ पे कि ह्यूमन एक्टिविटी पे बैन लगा दिया जाता है। ठीक है जी, वो क्या है अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन जो है वायनाड सेंचुरी में 118 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किया गया है इस जोन में। और एक्टिविटीज़ जैसे कि नई या एग्जिस्टिंग माइनिंग हो गई। ठीक है जी, स्टोन, ये क्रशिंग है, स्टोन क्रशिंग हो गई, और क्रशर का जो काम होता है जहाँ पे कि आप अपने रेत बजरी का काम करते हैं। ठीक है जी, ये माइनिंग से रिलेटेड सारे काम बैन हो गए हैं। और नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बन सकता। ठीक है जी, और कोई कमर्शियल होटल नहीं बन सकता है विद इन 1 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री एरिया। मतलब ये जो बाउंड्री एरिया है 118 किलोमीटर का, ठीक है जी, ये इसमें आप कोई कमर्शियल होटल नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जोन है। यहाँ के आपके एलिफेंट्स हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स भी हैं इस एरिया में, तो इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, तो ये है कहाँ पे? केरला में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पीएम वानी जो है एक प्रोजेक्ट, पीएम वानी जो एक प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो पहला स्टेटमेंट है कि ये प्राइम मिनिस्टर्स के जो इनिशिएटिव्स और स्कीम्स है वो पुअर को पहुंचाने के लिए है। दूसरा है ये रिलेटेड है वुमेन को उनकी वॉइस पहुंचानी है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डायरेक्टली थ्रू अ टोल फ्री नंबर, उसके लिए है। या तो ये है रिलेटेड टू पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें सही आंसर, सही स्टेटमेंट कौन सी है? इसकी सही स्टेटमेंट सिर्फ 3 है, सी है इसका आंसर। ठीक है जी, बाकी ये दोनों गलत हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पीएम वानी के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि आजकल क्योंकि कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत ही अच्छा चलन देखा हमने, और उसमें मोस्टली लोग काम कर रहे थे, और उन सब का काम जो किस चीज़ पे बेस्ड था? इंटरनेट पे बेस्ड था। ठीक है, तो इंटरनेट इज़ डिजिटल। ठीक है जी, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी ट्राई ने। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और 2017 में दी थी, 2017 में ये रिकमेंडेशन दी थी, और इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई है। ठीक है जी, तो इसकी क्लियरेंस मिल गई इसको किससे? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इसकी क्लियरेंस मिल गई कि जी अब पब्लिक वाईफाई एक्सेस करेंगे हम, मतलब कि पूरे कंट्री को ही इसमें हम डालेंगे। तो क्या है कि जी पब्लिक डाटा ऑफिसेज बनाएंगे। जैसे कि अगर आपका ये पर्टिकुलर एरिया है तो आपने इस पर्टिकुलर एरिया में 1 2 3 ये पब्लिक डाटा ऑफिस बना दिए, तो इसकी रेंज कवर कर रहे हैं, मतलब माइल टू माइल आपने सारी कवर कर दी हुई है। ठीक है जी, इसका एम ये है कि सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है, और इसका एम ये है कि डिजिटल इंडिया का जो विज़न है, मतलब कनेक्टिविटी जो है हमने सबको प्रदान करनी है। ठीक है जी, और ये वाला जो पॉइंट है कि इंडिया का जो है वो 9th रैंक है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी का। ठीक है जी,
तो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में हमारा 9th रैंक है, हम यूएसए और चाइना से भी आगे हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इंडिया का अगर रैंक पूछा जाता है तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में तो इंडिया का रैंक 9th है। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एचडीआई। एचडीआई बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, आपने पढ़ा होगा। एचडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, तो इसमें स्टेटमेंट दिए कि एचडीआई के 3 डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है एक्सेस टू नॉलेज, तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है, यूएनडीपी के अंडर आती है। तीसरा है कि इंडिया का जो रैंक है वो 131 आया है अमंग 189 कंट्रीज़ फॉर 2019। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम। ठीक है जी, तो अब आप कुछ बेसिक्स को बार बार रिवाइज ज़रूर करना। ठीक है जी, और ये पहला बेसिक एचडीआई का है कि इसके 3 पैमाने हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो रिपोर्ट रिलीज़ होती है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ही होती है। और जो 2019 में हमारा जो रैंक था वो 19 इसलिए रखा है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो 2020 में आई थी, 2019 के डाटा के हिसाब से। तो हमारा रैंक 131 रहा है अमंग 189 कंट्रीज़। ठीक है जी, चलिए तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है जी, तो इस बार की जो रिपोर्ट थी 2020 की, उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई थी। ठीक है जी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लानिटरी प्रेशर के बारे में भी बात की गई थी। प्लानिटरी प्रेशर क्या है जी? कि हमारे प्लैनेट पे ऐसे कौन से पैमाने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट पे भी प्रेशर पड़ रहा है और हर कंट्री कुछ ना कुछ उसमें भागीदारी निभा ही रहा है। ठीक है जी, तो हमने इसके क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि कंट्रीज़ पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, मतलब CO2 एमिशन को भी इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। अब जितने भी जी डेवलपिंग कंट्रीज़ उनका एमिशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्री से, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है रैंक थोड़ा फिसला है। ठीक है जी, 131 पे आ गया हुआ है। तो और अलग अलग और भी इंडाइसेस इसमें रखे गए थे। वो एक है इनइक्वालिटी इंडेक्स। इनइक्वालिटी मतलब कि आप में आपके कंट्री में वुमेन को कैसा दर्जा है, बच्चों को कैसा दर्जा है, बूढ़ों को कैसा दर्जा दिया गया हुआ है, टोटल आपकी इक्वालिटी कितनी है। फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि मेल और फीमेल की जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, चाहे वो फिज़िकल है, मेंटल है या किसी भी तरीके की डेवलपमेंट है, उस इंडेक्स के बारे में बात किया है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी इसमें डाला गया है कि एक तो डेवलपमेंट के बारे में बात करिए कि जेंडर स्पेसिफिक डेवलपमेंट कैसी है, और जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से आप पे इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया है या फिर प्रताड़ना होगी है किसी जेंडर की, राइट, मेल या फीमेल पे, उसका इंडेक्स भी लिया है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी, मतलब कि आपके गरीबी के जो पैमाने हैं, ठीक है जी, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंक पे आया है। और इस बार ये प्लानिटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम डाला गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका है विच ऑफ की स्पेलिंग ऑफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है जी, इसका मोस्टली लोग चंडीगढ़ भी कर सकते हैं, दमन दीव भी कर सकते हैं, बट नहीं, ये है लक्षद्वीप आइलैंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लक्षद्वीप को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है जी, और ये डिक्लेयर किसके अंडर किया गया? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये पहला यूटी है, पहला यूटी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, पहला यूटी है टू बिकम 100% ऑर्गेनिक इन ऑल इट्स फार्मिंग।
और पहला स्टेट का अगर आपको कभी क्वेश्चन आए तो वो सिक्किम है। पहला यूटी जो है वो लक्षद्वीप है और पहला स्टेट जो है वो सिक्किम है। ये याद रखना ज़रूरी है, 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम होता क्या है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं, कौन सी खेती ऑर्गेनिक है कि नहीं, वो इसको सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेशन होता है। और ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है। इन मिनिस्ट्रीज़ जो है वो उसके बारे में आप प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें तो कॉमन सेंस से लग जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो लक्षद्वीप के बारे में हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव बीन इंक्लूडेड एज गेम्स अंडर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, गटका है, कलारी पयाटू और थंगल है, मलाखंबा है या फिर सब है। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी के सभी। इसमें गटका भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है, ये कौन से हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हो रहे हैं इस बार? हरियाणा में हो रहे हैं और 2021 में ही हो रहे हैं। ठीक है जी, 2021 में ही हो रहे हैं। ठीक है। तो गटका जो है वो क्या है? ये पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है। अब स्टेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लीज़ थोड़ा सा लिखते रहिए। पेन पेपर के बारे में हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, पेन पेपर लीजिए और लिखते रहिए। गटका जो है वो पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है। ये निशांत नहीं है जी, ये निहंग है। निहंग, निहंग 6 वॉरियर्स हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। निहंग सिख वॉरियर्स हैं। ठीक है जी। गटका जो है वो पंजाब का एक स्पोर्ट है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है। ठीक है जी। और कलारी पेटू को हम कलारी भी बोलते हैं। अगर आपको कलारी आता है ऑप्शन तो वो भी सही है। और ये एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि स्टेट ऑफ केरला का है। तो ये जो है के आप रख सकते हैं याद, केरला। ठीक है जी। और मलाखंबा जो है वो बेसिकली क्या है? जिम्नास्टिक योगा और पोस्चर्स हैं, मतलब वेरियस जिम्नास्टिक पोस्चर्स होते हैं, योगा पोस्चर्स होते हैं और वो उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो एक स्पोर्ट है। ठीक है जी। और ये इसका जो हॉटस्पॉट है वो महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। तो अगर इन दोनों में से आपको ऑप्शंस आते हैं तो ये सही ही है। ठीक है जी। और थांगला जो है वो इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर। ठीक है जी। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, 3 M हो गए हमारे, एक केरला हो गया और एक पंजाब हो गया। ठीक है जी। चलिए मूविंग अहेड। ओके, विजय दिवस जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है जी। इसके क्या ऑप्शंस हैं आपके? 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्यों है आपको आगे बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या है? 16 दिसंबर। तो अब क्या हुआ जी, 16 दिसंबर 2020 को 16 दिसंबर 2020 को इसकी 50th एनिवर्सरी थी, इंडो पाक वॉर। ठीक है जी। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? 16 दिसंबर को हम मार्क करते हैं इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर। 1 पॉइंट। और ये जो है वो 50 साल कंप्लीट हुए थे, इसलिए इस बार इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा सरेंडर जो था अब तक की हिस्ट्री में, 93,000 सोल्जर का सरेंडर हुआ इंडियन आर्मी को। और मुक्ति बाहिनी, मुक्ति बाहिनी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, शायद 10-12 मिनट की है, आप देख लीजिए। मुक्ति बाहिनी की एक यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। मिलिंद सोमन हमारे जो एक्टर हैं वो हैं इनमें। ठीक है जी। तो वो भी है। और 16 दिसंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे जो है वो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। तो विजय दिवस हमारे यहाँ पे और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे 16 दिसंबर। ओके जी। तो एक और ऑप्शन में हम, चलिए अब अगले उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जी इसका सही जवाब है
11 नवंबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसको वर्चुअली सेलिब्रेट किया था कोविड-19 की वजह से, ठीक है जी। और ये आईआईटी बॉम्बे ने किया था। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थडे होता है। अगर आप हिस्ट्री के लेक्चर में गए होंगे तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में। और ये हमारे इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे आफ्टर 1947। ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है जी। तो नेशनल एजुकेशन डे जो है हमारा 11 नवंबर को होता है। आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्ज़ाम में पक्का, जो कि डेज़ कौन सा डे कब सेलिब्रेट होता है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वो क्वेश्चंस हम वहीं से उठाते हैं जो कि करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है जी। तो ये इनको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेक पब्लिक एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है कि कोविड-19 के टाइम पे ये चीज़ हुई थी, ठीक है जी। और आपको पता है कि ऐसे काम में कौन से स्टेट सबसे आगे रहता है? बिल्कुल सही, केरला, ठीक है जी। तो केरला ने अपनी पूरी पब्लिक एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल कर दी थी और ये इनोवेशन में भी काफ़ी आगे रहते हैं। अगर इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि केरला की लिटरेसी रेट कितनी है? 93.91%। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस MCQs। आई होप आपको इनको देख के थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस UPSC EPFO में पूछ सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने काफ़ी थॉरली करंट इवेंट से ही उठाए गए हैं। और ये करंट इवेंट्स आपके पिछले 3, 4, 5 महीने में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।